उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades and West, including Britain. We are already prepared for it. ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए हैं। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। तो सुन लिया आपने, बड़े बड़े वाले हैं पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, चाहे रेल मंत्री को ले लीजिए, चाहे आप इन शख्स को ले लीजिए जो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं, वो भी ब्रिटिश कैमरा टीवी के सामने, ब्रिटिश टेलीविजन चैनल के सामने, कि हाँ हम तो आतंकियों को पालते पोसते आए हैं। अब जनाब ये करते थे तो सार्वजनिक तौर पर बताने की क्या जरूरत थी। एक तीसरे हैं जो अंग्रेजी के अंदर उर्दू बोलते हैं, जानते हैं ना आप उनका नाम, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे पूरा लहू भारत का वही बहा देंगे। अरे कम से कम अपनी गिरेबान के अंदर झांक कर तो देखिए, अपनी गिरेबान में झांकिए और ये देखिए कि आपकी कुव्वत क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है। दोस्तों मैं 6 बार पाकिस्तान गया हूं, अलग अलग वक्त पे गया। लाहौर बस से मैंने जाना शुरू किया। लाहौर बस के वक्त सबसे पहली बार मैं उसका कवरेज करने के लिए गया था। उसके बाद मैं 2 एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गया। एक बार तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गया जब इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ। इसके अलावा एक बार मैं एस एम कृष्णा साहब के साथ गया जो विदेश मंत्री थे, और एक बार पी चिदम्बरम के साथ गया जो उस वक्त के गृह मंत्री हुआ करते थे, 26/11 की जांच के संदर्भ में। लेकिन ये कितने दिमाग से पैदल हैं, ये दिमाग से कितने फुकरे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान और उनकी पूरी की पूरी फौज। आज मैं उसकी एक एक हकीकत खोलने वाला हूं। आप जानते हैं ना, जब से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक के बाद से लगातार जो है भारतीय सेना से जुड़े हुए अफसर, भारतीय सेना से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, या चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो, ये समय समय पर बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक तस्वीर याद होगी, हमारे जो जनरल थे, जो भारतीय थल सेना के जनरल थे, वो तो बकायदा कश्मीर के उन इलाकों में घूम के आए जहां पर ये आतंकी हमले हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के फौज के जनरल गजब के हैं। कैसे गजब के जनरल है, मैं सबसे पहला नाम लेता हूं आसिम मुनीर का। जनरल आसिम मुनीर ये वही हैं जिन्होंने पुलवामा हमला कराया था जब वो आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। ये वही मुनीर हैं जिन्होंने मौलाना असीम मुनीर का काम किया है और हाल ही में फिर द्विराष्ट्र थ्योरी की बात कही है और ये जताने की कोशिश की है कि आज के समय में भी जो है, आज के समय के अंदर भी अब भारत में या पाकिस्तान में, या भारत और पाकिस्तान दोनों द्विराष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसके बाद ही ये हमला हुआ था जहां पर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को चुन चुन कर गोलियां मारी गई। मरने वाले कौन लोग थे? मरने वाले निर्दोष लोग थे जो सिर्फ अपनी छुट्टी काटने के लिए पहलगाम आए हुए थे। इस जगह पर जो साजिश रची गई, जैसे इसमें पाकिस्तान की आर्मी और उसके स्पेशल कमांडोज इसके अंदर शामिल पाए गए हैं, उसके बाद मैं आपको शर्तिया तौर पर कह सकता हूं कि पाकिस्तान के किसी फौजी की औकात नहीं है कि भारत के फौजी का वो आमना सामना कर ले। इसीलिए पीठ के ऊपर वार करते हैं, पीठ पर छिपकर वार करते हैं। सबसे पहली वॉर कौन सी हुई थी आप याद करिए, 1947-48 की जो पहली वॉर हुई थी उसमें भी हमने पाकिस्तान को खदेड़ा था। अगर हमारे कुछ हुक्मरान गलती नहीं करते तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी पूरा का पूरा हमारा होता और कश्मीर में इस तरह की कोई भी
दिक्कत नहीं होती। इसके बाद वॉर कब हुई थी? 1965। इसके बाद कब हुई? 1971। इसके बाद कब हुई? 1999। और इन तमाम वॉर के अंदर हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। फुकरे हैं पाकिस्तान के फौजी, टोटल फुकरे हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान की फौज को नहीं करना चाहिए। इनका लंबा कच्चा चिट्ठा मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आसिम मुनीर के बारे में बता देता हूं। आसिम मुनीर जब से ये पूरा का पूरा पहलगाम हमला हुआ है, सिर्फ एक बार तस्वीरों के अंदर दिखाई दिए, जब एनएसडब्ल्यू की एनएससी की मीटिंग हो रही थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हो रही थी। इसके बाद कहीं फ्रंट पर आसिम मुनीर जाते हुए दिखाई दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए हैं। कहीं अपने फौजियों के साथ सेना अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए हैं। कहीं अपने फौजियों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए हैं। क्या उनके लोकेशंस के बारे में या वो क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि डीजी आईएसपीआर जो है, जो सेना के बारे में छोटी मोटी जानकारियां देता है, वो तमाम भी तो सेना अध्यक्ष या सेना के सबसे प्रमुख जनरल के बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी शेयर करता है। क्योंकि पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के पास एक पूरा का पूरा देश है। पाकिस्तान एक देश है, इसके पास सेना नहीं है, सेना के पास एक देश है। पाकिस्तान को समझना हो तो ये समझ जाइए। जो खबर मेरे सूत्र वहां बता रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान सबसे ज्यादा खौफजदा है, सबसे ज्यादा बुरी हालत में है, तो वो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है। उसको लगता है कि इस वक्त वो भारत की हिट लिस्ट में है, और हिट लिस्ट में हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके भड़कावे के बाद ही ये पहलगाम का पूरा आतंकी हमला हुआ है। यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आसिम मुनीर इस वक्त और कहीं नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो आर्मी हेडक्वार्टर यानी रावलपिंडी में जो जीएचक्यू है उसके न्यूक्लियर बंकर के अंदर छिपे हुए बताए जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हाल ही में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मिले थे, और एक आदमी किसी ने अगर थोड़े दिमाग की बात की है तो वो नवाज शरीफ है। उसने शहबाज शरीफ को कहा है कि आर्मी के चक्कर में मत पड़िए, आप चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पर आप पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। लेकिन इससे पहले ही तमाम लोग न्यूक्लियर हमले की धमकी देने लगे हैं। क्यों देते हैं न्यूक्लियर हमले की धमकी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों को सुन लीजिए, और सुन लीजिए इनके जनरल दो कौड़ी के नहीं है। जो पापा जोन्स पिज्जा बेचते हो, जो पापा जोन्स नाम के पिज्जा की कंपनी चलाते हैं, ऐसे हैं इनके जनरल। और ऐसे हैं इनके जनरल जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, जो सुई से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर तरह का कारोबार पाकिस्तान के अंदर करते हैं, जिनके हाथ सने हुए हैं ड्रग मनी के अंदर। अफगानिस्तान से जो ड्रग आता है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान की आर्मी के थ्रू ही पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होता है। और इस हार्ड फैक्ट को दुनिया के बड़े बड़े देश जानते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की आर्मी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सुन लीजिए इनके फुकरे बयानात को, क्योंकि भारत ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पर हमला कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि इस आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी स्पीच में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ही कह रहे हैं आबैल मुझे मार। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. We are already prepared for it. ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। तो सुन लिया ना, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े 30 मार खान हैं। न्यूक्लियर बम की धमकी ऐसे दे रहे हैं जैसे खाने की थाली में चटनी रखने की बात कर रहे हो। भाई, न्यूक्लियर हमला किसी पर करना मानवता पर इससे बड़ी क्रूर साजिश कोई नहीं हो सकती। लेकिन इनके मंत्रियों को देख लीजिए, ये
पाकिस्तान की तरफ से भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की बात ऐसे करते हैं जैसे इससे ऐसे इनकी मर्दानगी झलकती हो। एक बात बता दूं, सेना को लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसको सबसे पहले हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ जज्बा भी चाहिए। पाकिस्तान की फौज वो फौज है जो आज तक एक भी युद्ध नहीं जीती है। मैंने आपको बताया ना, 4 युद्ध तो उसने भारत से ही लड़े हैं, चारों युद्ध में हारी है। बलूचों से हमेशा हारती रही है, पठानों से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में हमेशा जो है वो कुचलती रही है। आज की तारीख में अगर आप बात करें तो अफगान बॉर्डर पर पूरी तरह से जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो है इनके ऊपर न केवल हमला कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। हाल ही में देखा था ना आपने, जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान की सेना का क्या हाल किया था। हालांकि मैं इस तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, लेकिन जो खुद दूसरों को मौत बांटते फिरते हो, जब उनके ही सामने मौत खड़ी हो जाती है तब उनको एहसास होता है कि आ गई जो भैंस पानी के अंदर, तभी उनको एहसास होता है आ गई भैंस पानी के अंदर। मैं पाकिस्तान के जनरल्स को फुकरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान की फौज को नहीं करना होता, जो पाकिस्तान की सेना को नहीं करना होता, वो काम करते हैं। और मैं इन जनरलों की एक खास बात बता दूं, आपको याद है ना कितने जनरल अभी हाल ही में हुए हैं? एक जनरल बाजवा हुए, एक जो है आसिम मुनीर हुए, उससे पहले 2 जनरल जो हैं आपकी मेमोरी के अंदर रिटायर होंगे। ये जो जनरल है रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। हाल ही में आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान के आर्मी के कई सारे, भारत की आर्मी के कई सारे जो फौजी हैं वो आपको टेलीविजन स्टूडियो के अंदर दिखाई देते हैं, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करते हुए रक्षा मंत्रालय के अंदर दिखाई देते हैं। भारत का हर पुराना और रिटायर्ड जनरल जब भी भारत की सेना को जरूरत होती है तो भारत की सेना के साथ खड़ा होता है। लेकिन पाकिस्तानी जनरलों की एक खूबी है, ये अपने देश में नहीं रहते। इन सब के पास दोहरी नागरिकता होती है, इन सब के पास दोहरी नागरिकता होती है, और जैसे ही ये रिटायर होते हैं खूब सारा पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके, अपने फौजियों की रसद को खाकर, जो हथियार आने वाले होते हैं उसकी खरीद फरोख्त के अंदर दलाली करते हैं, जो प्लेन्स और सबमेरिन के जो पार्ट्स आते हैं उसकी दलाली करते हैं, उसके अंदर पैसे खाते हैं। और अच्छा खासा पैसा खाने के बाद ये सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लेते हैं दुबई के अंदर, उसके बाद ये प्रॉपर्टी या तो कनाडा के अंदर लेते हैं या यूरोप के किसी देश में लेते हैं, लंदन के अंदर एक घर बनाते हैं। और इनके तमाम जनरल जितने हैं, 4 स्टार 3 स्टार जितने भी इनके तमाम सेना के अधिकारी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। हमारे यहाँ का सेना का अधिकारी जब रिटायर होता है, कहां से रिटायर होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिटायर होता है या चीफ ऑफ एयर स्टाफ से रिटायर होता है तो 4 बेडरूम के एक फ्लैट के अंदर जाता है। इतनी इतनी सादगी के साथ वो रहता है। लेकिन पाकिस्तान के जनरल अपने खुद के प्राइवेट प्लेन में चलते हैं। एक खबर तो मैं आपको बताना ही भूल गया, खबर यह है कि आसिम मुनीर ने अपने परिवार को एक प्राइवेट जेट के सहारे यूरोप के किसी देश में भेज दिया है, किसी अच्छे खूबसूरत ठंडे देश के अंदर। क्योंकि पसीना आसिम मुनीर तो नहीं बहाएंगे, मरेगा वो आम आदमी जो पाकिस्तान का फौजी है, मरेगा वो फाइटर जेट का पायलट जो पाकिस्तान का फौजी है। और दिक्कत क्या है, पाकिस्तान की फौज के अंदर इतना डिसकंटेंट क्यों है? इतना डिसकंटेंट पाकिस्तान की फौज के अंदर इसलिए है क्योंकि उनके बड़े बड़े अधिकारी गले तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। लेकिन जो निचले स्तर के सैनिक या फिर लांस नायक या फिर उससे ऊपर के जो उनके उनके जो फुट सोल्जर्स हैं, जिनको फुट सोल्जर्स कहा जाता है, उनके पास पर्याप्त ढंग से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए साजो सामान नहीं है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। फिर भी आप सोचते होंगे कि बार बार न्यूक्लियर हमले, ये बार बार न्यूक्लियर हमले, ये बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी देते क्यों हैं? इस न्यूक्लियर हमले के पीछे क्या है? देखिए, न्यूक्लियर हमला एक बेहद संजीदा मामला है। मैंने आपको बताया था ना, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ब खुद मान लिया। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, उनके रेल मंत्री कह रहे हैं, उनके कमेटी के चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। खामोश कौन है? खामोश वो आदमी है जिसको इस जंग को लड़ना है। सोचिए आप, हर नेता कह रहा है। आपने हमारे यहाँ देखा किसी गृह मंत्री का कोई बयान आया हो? आपने देखा हमारे रक्षा मंत्री
नंबर 2 के नेता हैं भारत की कैबिनेट के अंदर, उनका कोई बयान आया हो कि नहीं नहीं हम ये पाव पाव भर के परमाणु बम ले जा रहे हैं और इसको अब देखिए लाहौर में गिराएंगे, ये भावलपुर में गिराएंगे, ये इस्लामाबाद में गिराएंगे, ये रावलपिंडी में गिराएंगे और ये कराची में गिराएंगे? क्या इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात आपने भारत के किसी भी नेता को करते हुए देखा है? लेकिन पाकिस्तान के नेता इस बयानबाजी में कई कदम आगे हैं। उनको न्यूक्लियर हमला ऐसा लगता है और वही जानबूझकर न्यूक्लियर हमले की धमकी एक स्ट्रैटेजी के तहत दी जाती है। स्ट्रैटेजी क्या है? जो नवाज शरीफ ने कहा कि अगर दो न्यूक्लियर मुल्क के बीच आपस में टकराव हो गया और न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, ऐसे में दुनिया के बाकी देश आएंगे, खड़े होंगे और कहेंगे भैया हमला नहीं, झगड़ा नहीं, कोई सुलह समझाइश की गुंजाइश बची हो। लेकिन मैं मानता हूं कि अब कोई सुलह समझाइश की गुंजाइश नहीं है। भारत 6 बार पाकिस्तान से लौटने के बाद, उनकी एक एक हकीकत को समझने के बाद, इस फुकरी पाकिस्तानी फौज को समझने के बाद, इसके इसके जो 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 इसके जो जनरल है ना, जिनके अंदर इतनी कुव्वत भी नहीं है कि पाकिस्तान के, भारत के किसी भी जो है किसी भी फौजी के सामने ये खड़े होकर अपनी बंदूक तक तान पाए, ऐसे ऐसे जो है दुम दबा के भागने वाले फौजी जनरलों के सामने न्यूक्लियर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। उनको लगता है कोई ना कोई तो बीच में आएगा, बीच बचाव कर देगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, ये बात है भारत और इजराइल के संदर्भ में। ये बात क्या थी? इजराइल ने भारत को प्रपोजल दिया था कि जो पाकिस्तान का परमाणु बम है ये कहीं इस्लामिक परमाणु बम ना बन जाए, कोई रोग नेशन इसका इस्तेमाल न कर ले, इसलिए भारत को चाहिए कि इजराइल के साथ मिलकर वो उनके परमाणु ठिकाने को पूरी तरह से खत्म कर दे। भारत ने उस वक्त उस प्रपोजल को नहीं माना था, लेकिन मेरा मानना है ये आएगा, यही समय है, सही समय है। और पाकिस्तान अगर अपना परमाणु बम निकालने का कोई दुस्साहस करता है ना, तो पूरी दुनिया भी खड़ी होगी, इजराइल जैसे देश भी खड़े होंगे कि पाकिस्तान के परमाणु बम को भारत के साथ मिलकर उन्हीं की धरती पर फोड़ दिया जाए। क्योंकि मिस एडवेंचर भारत तो नहीं करेगा, क्योंकि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। पाकिस्तान जरूर कर सकता है अपनी गर्दन को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल है। सुनिए इस बारे में कर्नल शैलेंद्र ने मुझे क्या कहा था, कैसे पूरी दुनिया आ जाएगी जैसे ही पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर आर्सेनल निकल कर बाहर आता है उसके बाद। तो मैं 100% मानता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी भी नालायक हो, कितनी भी टेररिस्ट हो, बट वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए नहीं लेगी क्योंकि अगर आप अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर लाएंगे तो या अगर आपके यहां फैसिलिटी अवेलेबल है तो इंडिया में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम डिटेक्ट कर लेंगे। यूएस डिटेक्ट करेगा, इजराइल डिटेक्ट करेगा, मैं डिटेक्ट करूंगा, किस किस से बच लेंगे। और ऐसा समझा जाता है कि जब आप न्यूक्लियर वेपन ओवरग्राउंड लाते हैं, उसको शिफ्ट कर कर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक जगह पर लगाकर फायर करने के लिए उसकी तैयारी जो उतनी देर में इंडिया इजराइल वेट नहीं करेगा, दे विल स्ट्राइक। सो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपने निकाला था, मेरे लिए आपकी अपनी धरती पर भी फूट सकता है, और इसको फोड़ने की योजना हर फौज के पास हमेशा बनी हुई होती है। सो ये आ गया बात एज फार एज न्यूक्लियर वेपन इज कंसर्न। जहां तक आपने बात करी कि क्या वो लड़ाई को रोक सकता है या नहीं, यस 100%। कोई भी न्यूक्लियर वेपन लड़ाई को जरूर रोक सकता है, क्योंकि दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस इसकी वैल्यू सबसे हाई है, और इंडिया विल ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट कि पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो उसकी अपनी ही कंट्री में हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब अगली बात क्या है? अगली दिक्कत पाकिस्तानी फौज के सामने है, क्या है? मैं इसे फुकरी फौज क्यों कह रहा हूं? फुकरे वो होते हैं ना जिनका कुछ ना हो। हमारे यहाँ कहावत है, नंगों के 9 ग्रह बलवान होते हैं और 10वें ग्रह वो खुद होते हैं, क्योंकि खुद नंगे होते हैं, उनके पास ना नहाने को कुछ होता है ना निचोड़ने को कुछ होता है। पाकिस्तान फौज की कमोबेश यही हालत है। पाकिस्तान के पास यूं तो F-16 है, जे सीरीज के जो चीन के फाइटर जेट्स हैं वो भी उनके पास है, लेकिन मुझे डाउट है कि उनके पास उनको उड़ाने के लिए पेट्रोल है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कुछ पत्रकारों के साथ 2 या 2.5 साल पहले इस बात को साफ तौर पर माना था कि मेरी फौज के पास टैंकों में भरने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं बचा है।
और पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी फ्लीट है ना, इसमें एक बार सॉर्टी होती है, यानी एक बार उड़ान होती है, उसके बाद भी इस विमान की कई तरह से सर्विसिंग की जाती है। वो कितना फिट टू फ्लाई है उसके लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, और इतने महंगे महंगे ये तमाम जेट्स हैं कि इनकी सर्विसिंग भी जो है किसी बड़ी फौज का तेल निकाल देती है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत थोड़ा जो है पाकिस्तान के जो ये जो लड़ाकू विमान है इनको ऐसे ही हवा में थोड़ी देर उड़ाने दे, क्योंकि इनका पेट्रोल वेट्रोल तो खत्म हो जाना है, उसके बाद ये ग्राउंडेड हो जाने हैं, नॉट फिट टू फ्लाई हो जाने हैं, उसके बाद भारत जो चाहेगा वो करेगा। तो हकीकत क्या है पाकिस्तान की आर्मी की? पाकिस्तान की आर्मी की हकीकत ये है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो इतने बड़े प्रोलॉन्ग्ड युद्ध को कैसे लड़ेंगे इसका भी एस्टिमेशन पाकिस्तान के पास नहीं है। 2 महीने से ज्यादा चला था करगिल का युद्ध, और करगिल के युद्ध में तो भारत की सेना ही हमले कर रही थी, पाकिस्तान की तरफ तो कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान ने अपने रेगुलर आर्मी के लोगों को भारत की चोटियों पर भेज दिया था, जो लाइफ लाइन ऑफ कंट्रोल में भारत की जगह तरफ की चीजें थी। अब बताइए वो कैसी फौज थी जिसने करगिल वॉर के अंदर अपने फौजियों की लाशों को लेने से मना कर दिया, जब उनको पूरा सबूत दिया गया था। तब हमारे आर्मी के जनरल्स ने, हमारे आर्मी के कर्नल्स ने और हमारे आर्मी के मेजर्स ने क्या किया कि एक जो है मौलवी को बुला के इन तमाम पाकिस्तानी लोगों को सुपुर्दे खाक पढ़ाया है। फातिया पढ़ा गया है पाकिस्तान की फौजों के लिए भारत की सरजमी पर। यह सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। तो ये मान के चलिए पाकिस्तान की फौज के पास रिसोर्सेज की बेहद कमी है। उनके पास टैंक है लेकिन टैंक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। उनके पास फाइटर जेट्स हैं लेकिन वो फिट टू फ्लाई नहीं है, क्योंकि उनके कल पुर्जे काफी हद तक खराब हो चुके हैं। उनके सेना का मोरल बहुत हद तक डाउन है, क्योंकि हाल ही में जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था और जो बलूचिस्तान ने पाक फौजियों को सबक सिखाया था, उसके बाद पाक फौज से इस्तीफा देने वालों की लाइन लगी हुई है। यह भी एक हकीकत है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरा यह मानना है कि पाक की फौज जो है अब मौज नहीं कर पाएगी। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की फौज करेगी मौज, और पाकिस्तान में एक जमाने में कहा जाता था कि यह देश 3 चीजों के कारण चलता है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। लेकिन अब अमेरिका तो नहीं बचा, अमेरिका भारत का बड़ा दोस्त हो गया है, लेकिन अब अल्लाह है, आर्मी है और चाइना है। और वो मैं कहूंगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चाइना वक्त वक्त पर अपने रंग बदलता रहता है। कुल 3 देश जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में आ सकते हैं। एक है तुर्की, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है चाइना। इसके अलावा किसी से एक्टिव सपोर्ट मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछली 4 वॉर्स में क्या हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली 4 जंगों में चाइना से पाकिस्तान ने हर बार मदद मांगी, लेकिन चाइना के जनरलों ने पाकिस्तान के जनरलों का फोन ही नहीं उठाया। ये लगा दिया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तो इस रूट की लाइनें अभी भी व्यस्त होने वाली हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी कुछ घटने वाला है। लेकिन मैंने आज खुलासा किया था पाकिस्तान की फुकरी फौज पर। ये वो लोग हैं जो अपने देश की रक्षा को छोड़कर हर काम करते हैं। ऐसे में ये फौज किसी देश की शान कहा जाएगी, मैं तो ये बात नहीं मान सकता। इसलिए ऐसी फौज से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं, भारत के लिए बेहद आसान काम है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे तेवर आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी किसी पाकिस्तानी विजिट के बारे में सुनना हो या और बातें करनी हो या इस पर गपशप करनी हो कि कैसे SM कृष्णा की विजिट हुई थी, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे गए थे, कैसे लाहौर बस हुई थी, तो मुझे आपसे बात करने में बड़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।